सोचिए, आप एक बड़े समंदर में अपने जहाज पर सफर कर रहे हैं और अचानक आपको दूर से कुछ छोटी छोटी नौकाएं तेजी से आपकी तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। कोई रेडियो पर जवाब नहीं देता, कोई मदद के लिए नहीं आता और अगले कुछ ही मिनटों में हथियारबंद लोग आपके जहाज पर चढ़ आते हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत थी हिंद महासागर के एक खास कोने की, और ऐसा कई सालों तक चला। ये कहानी है सोमालिया के समुद्री डाकुओं की, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेवी को चिंता में डाल दिया। ये कोई आम चोर डकैत नहीं थे, ये थे वो लोग जो कभी मछुआरे थे, लेकिन हालात ने उन्हें समुद्र का आतंक बना दिया। इनकी हिम्मत इतनी थी कि ये खुलेआम अमेरिकी जहाज तक को अगवा कर लेते थे। पर सवाल ये, क्या ये लोग वाकई केवल अपराधी थे या फिर ये कहानी कुछ और कहती है? क्या इनके पीछे की वजह उतनी ही गहरी है जितनी समंदर की गहराई? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं सोमालिया के उन समुद्री डाकुओं की पूरी सच्चाई, जहां मजबूरी ने इंसान को डाकू बना दिया। सोमालिया द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बसा एक देश जो एक समय पर व्यापारिक रूट्स और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जाना जाता था, लेकिन साल 1991 के बाद ये देश पूरी तरह बिखर गया। उस साल देश के तानाशाह मोहम्मद सियाद बरे की सरकार गिरा दी गई और इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जिसे सोमालिया के लोग शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। सरकार के पतन के बाद पूरा देश कबीलाई युद्धों में बट गया। कोई केंद्र सरकार नहीं बची, कोई नियम कानून नहीं रहा। हर इलाका अलग अलग मिलिशिया और स्थानीय नेताओं के अधीन हो गया। शिक्षा, व्यवस्था, बिजली और सड़कें, सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया। लोग रोजी रोटी के लिए तरसने लगे और देश गरीबी की अंधी सुरंग में डूबता चला गया। सोमालिया की सबसे लंबी संपत्ति है उसका समुद्र तट, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा तट, जो एक समय पर देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देता था। लेकिन जैसे ही सरकार खत्म हुई, देश की सीमाएं खुली किताब बन गई। इसी खालीपन का फायदा उठाया दुनिया भर के मछुआरों और कंपनियों ने, खासकर यूरोप और एशिया ने। यूरोप और एशिया से लोग भारी मात्रा में सोमालिया के जल क्षेत्र में घुसकर मछलियों का अवैध शिकार करने लगे और सोमालिया के समुद्र में घुसकर कई टन तक मछलियां पकड़ने लगे। सोमालिया के स्थानीय मछुआरे पहले ही बदहाल थे। यही मछलियां उनके परिवार की रोटी थी, लेकिन अब उनकी मछलियां भी लूटी जा रही थी। अब उनके जाल खाली लौटने लगे और बच्चों को खाने तक को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुछ विदेशी कंपनियां सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में जहरीला कचरा फेंक रही थी। कई इलाकों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा और मछलियों की संख्या तेजी से घटने लगी। ये सब देखकर स्थानीय मछुआरे गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि उनके समंदर को लूटा जा रहा है और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तब इन मछुआरों ने अपनी नावों में मछली पकड़ने के जाल की जगह हथियार रख लिए। पहले उन्होंने सिर्फ अवैध मछली पकड़ने वालों को समुद्र से भगाया, फिर धीरे धीरे इन्हीं नावों से बड़े व्यापारी जहाजों को लूटने लगे और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अगर वो विदेशी जहाजों को रोकें तो फिरौती के तौर पर पैसा मिल सकता है। यहीं से शुरू हुआ सोमालिया का पायरेसी बिजनेस। इस पूरे लैंडस्केप को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम समुद्री डाकू सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ क्राइम आता है। देखते ही देखते ये काम पूरे तटीय इलाकों में फैल गया। बेरोजगार युवाओं को हथियार पकड़ा दिए गए, कोई नाव चलाता, कोई रॉकेट लॉन्चर लोड करता। यहाँ डकैती मजबूरी थी और ये मजबूरी पूरे समुद्री व्यापार के लिए धीरे धीरे डर में बदल गई। और यहीं से शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे दुनिया ने सोमाली पायरेसी नाम दिया। और इसलिए कहा जाता है कि सोमालिया के समुद्री डाकू अचानक पैदा नहीं हुए, ये एक प्रक्रिया का नतीजा थे। भूख, शोषण और लाचार व्यवस्था की उपज। सोमालिया के समुद्री डाकू हथियारों से लैस जरूर थे, लेकिन उनके पास कोई बड़ा युद्धपोत नहीं था। वो छोटी छोटी मोटर बोट्स का इस्तेमाल करते थे जिन्हें तेजी से चलाया जा सके और रडार पर पकड़ में न आए। इन डाकुओं का हमला बिल्कुल सुनियोजित होता था। पहले वो कई छोटी नावों में समुद्र में निकलते और दूरबीन से बड़े व्यापारी जहाजों की तलाश करते। जैसे ही कोई अकेला जहाज दिखाई देता, तुरंत उस पर धावा बोल देते। इनकी नावें छोटी होती थी, लेकिन इनमें खतरनाक हथियार लदे होते थे, जैसे AK-47 राइफल्स, RPG और सैटेलाइट फोन। वो इतनी तेजी से आते कि जहाज के पास पहुंचने तक सुरक्षा गार्ड कुछ भी नहीं कर पाते।
रस्सियों या सीढ़ियों की मदद से ये लोग जहाज पर चढ़ जाते और पूरे क्रू को कब्जे में ले लेते। फिर शुरू होता फिरौती का असली खेल। वो जहाज के मालिकों या सरकारों से संपर्क करते और लाखों डॉलर की मांग करते। कभी कभी तो जहाज और उसके कर्मचारी महीनों तक बंधक बने रहते थे। ये हमले अक्सर गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास होते थे, जहां से दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार रूट गुजरते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सोमालिया के ये डाकू छोटी नावों से बड़े बड़े जहाजों को गुलाम बना लेते थे और यही काम उन्हें सबसे खतरनाक बनाता था। सोमाली समुद्री डाकुओं का सबसे चर्चित और पूरी दुनिया में चर्चा पाने वाला मामला था 2009 का मर्स्क एलेबामा हाईजैक। ये एक अमेरिकी मालवाहक जहाज था जो केनिया की ओर जा रहा था। समुद्री डाकुओं ने इसे हिंद महासागर में अगवा कर लिया और जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स को बंधक बना लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान सोमालिया की ओर खींचा। अमेरिका ने तुरंत नेवी सील कमांडो की एक टीम भेजी और कुछ ही दिनों में एक बेहद साहसी ऑपरेशन में 3 समुद्री डाकुओं को मार गिराया गया और कैप्टन को सुरक्षित बचा लिया गया। इस पूरी घटना पर 2010 में रिचर्ड फिलिप्स ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था अ कैप्टन्स ड्यूटी सोमाली पायरेट्स नेवी सील्स एंड डेंजरस डेज एट सी, और इसी किताब पर आधारित थी 2013 में बनी हॉलीवुड फिल्म कैप्टन फिलिप्स, जिसमें टॉम हैंक्स ने कैप्टन फिलिप्स का रोल निभाया था। इस फिल्म ने दुनिया भर में समुद्री डाकुओं की समस्या को नए नजरिए से दिखाया और इसे कई पुरस्कारों के लिए नामित भी किया गया। अगर बात करें सबसे पहले आवाज उठाने की, तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने साल 2005 से 2006 के आसपास इस खतरे के बारे में रिपोर्टिंग शुरू की थी। हालांकि केन्या और यमन जैसे देशों ने भी समुद्री व्यापार के लिए खतरे की ओर ध्यान दिलाया था। इस घटना के बाद दुनिया भर की सरकारें हरकत में आई। विशेष रूप से अमेरिका, भारत और यूरोपीय संघ ने इस रूट पर अपने नेवी जहाज तैनात किए। मर्स्क एलेबामा हाईजैक न केवल एक फिल्मी कहानी थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरी दुनिया को बताया कि अब समुद्र भी सुरक्षित नहीं है। सोमाली समुद्री डाकुओं की बढ़ती गतिविधियों ने 2005 के बाद से पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। ये कोई मामूली खतरा नहीं था, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल और व्यापारिक माल इसी रूट से गुजरते थे, और जब अरबों डॉलर की सप्लाई लाइन खतरे में पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हुई। संयुक्त राष्ट्र ने सबसे पहले इस पर गंभीर चिंता जताई और 2008 में एक प्रस्ताव पास कर देशों को अनुमति दी कि वो सोमालिया के जल क्षेत्र में घुसकर भी समुद्री डाकुओं पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद कई देशों ने अपनी सेनाएं सक्रिय कर दी। अमेरिका ने गल्फ ऑफ एडन में अपने युद्धपोत भेजे और कंबाइंड टास्क फोर्स 151 नामक एक मिशन शुरू किया। भारत ने भी INS तबर जैसे युद्धपोत इस क्षेत्र में तैनात किए और कई सफल ऑपरेशन चलाए। चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान ने भी अपने अपने नेवी शिप भेजकर व्यापारी जहाजों को सुरक्षा दी। EU नेफर या ऑपरेशन अटलांटा नाम से यूरोपीय संघ ने संयुक्त गश्त की व्यवस्था बनाई। इसके अलावा कई देशों ने समुद्र में चलने वाले जहाजों को आर्म्ड गार्ड्स देने शुरू किए और जहाजों की डिजाइन में बदलाव किया ताकि उन पर आसानी से हमला ना किया जा सके। इस इंटरनेशनल एक्शन का असर साफ दिखा और 2011 के बाद से सोमालिया पायरेसी की घटनाएं तेजी से कम होने लगी। लेकिन ये भी साबित हो गया कि जब तक दुनिया एकजुट ना हो तब तक समुद्र का ये खतरा कभी कम नहीं होगा। 2011 के बाद से सोमाली समुद्री डाकुओं की गतिविधियों में तेजी से गिरावट आई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की संयुक्त कार्रवाई, बेहतर तकनीक और समुद्री सुरक्षा में आई जागरूकता। 2017 तक आते आते तो कई वर्षों तक एक भी बड़ा हमला रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑपरेशन अटलांटा और नेटोज ऑपरेशन ओशियन शील्ड जैसे अभियानों ने सोमाली तटों के पास गश्त को लगातार बनाए रखा। साथ ही व्यापारी जहाजों ने भी सतर्कता बढ़ा दी, जैसे नाविकों को ट्रेंड करना, जहाजों पर आर्म्ड गार्ड्स तैनात करना और समुद्र में हाई रिस्क जोन से बचने की रणनीति अपनाना। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ घटनाएं फिर से देखने को मिली हैं। जैसे 2023 और 2024 में कुछ रिपोर्ट्स आई कि कुछ पुराने डाकू फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तब जब तटीय इलाकों में गरीबी और बेरोजगारी दोबारा बढ़ी है।
इसके अलावा सोमालिया में आज भी एक मजबूत केंद्रित सरकार की कमी है। देश के कई हिस्सों में अब भी आतंकी संगठन और स्थानीय मिलिशिया का प्रभाव है, जिससे कानून व्यवस्था पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई है। इसका मतलब है कि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो अब थोड़ी देर के लिए शांत जरूर है, लेकिन अगर हालात फिर से बिगड़े तो डकैती की ये लहर दोबारा से लौट सकती है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सोमालिया को लेकर सतर्क है, क्योंकि जब तक इस देश में राजनीतिक स्थिरता, रोजगार और शिक्षा नहीं आती, तब तक समंदर की लहरों में खतरे की गूंज बनी रहेगी। जब हम समुद्री डाकू शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक खतरनाक अपराधी की छवि बनती है जो बंदूक लेकर जहाज लूटते हैं। लेकिन अगर हम सोमालिया के समुद्री डाकुओं की कहानी को मानवीय नजरिए से देखें तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। ये अधिकतर लोग सभी साधारण मछुआरे थे, उनका जीवन सिर्फ समंदर पर निर्भर था। लेकिन जब उनके पानी में विदेशी ट्रोलर्स घुस आए तो मछलियों की तादाद खत्म हो गई, और जब उनकी सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने वो रास्ता चुना जो शायद उन्हें भी खुद मंजूर नहीं था। इनमें से कई लोग भूख, गरीबी और शोषण के मारे थे। उनके पास ना शिक्षा थी, ना नौकरी, ना ही एक वक्त का खाना और ना ही कोई सुरक्षित भविष्य। पायरेसी उनके लिए एक नजरिया बन गया जिंदा रहने का और अपने परिवार का पेट भरने का। ये गलत जरूर था, लेकिन सिर्फ अपराध कहकर इस कहानी को खत्म करना भी अन्याय होगा। आज जब हम सोमाली पायरेसी को इतिहास के पन्नों में बंद होता देख रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे हालात दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो सकते हैं। जब सिस्टम कमजोर और इंसान लाचार हो तब समुद्री डकैती का असली इलाज गोलियां नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और इंसानियत होती है, क्योंकि हर डाकू के पीछे एक टूटा हुआ इंसान होता है जिसे शायद किसी ने व्यक्त रहते समझा ही नहीं। और यही समझ इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है। वैसे दोस्तों, इन सोमालियन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।